इस शीर्षक के तहत अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में वर्णित जो संकटकालीन शक्तियां हैं, जिसे हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति के तहत गिनाते हैं, उनका वास्तविक प्रासंगिकता क्या है। जैसे कि हम पिछले व्याख्यान में सुन चुके थे कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत भारतीय संविधान में 3 संकटकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है और इस संकटकालीन परिस्थितियों की कई आलोचना की गई है, कई संदर्भों में आलोचना की जाती है। जिस दिन भारतीय संविधान सभा में ये संकटकालीन प्रावधान लागू किए गए, उसी दिन संविधान सभा के एक सदस्य हरि विष्णु कामत ने कहा था कि ये एक शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। और संकटकालीन परिस्थितियों के लेकर जो भी प्रावधान है या आपात उपबंध भारतीय संविधान में, उनको भारतीय संविधान पर एक काला धब्बा भी के रूप में विचारकों ने व्याख्यातित किया है। इस संकटकालीन परिस्थितियों की आलोचना कई संदर्भों की गई है। एक आलोचना ये है कि इन संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, कि जैसे संकटकाल की घोषणा हो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दूसरी आलोचना इस संदर्भ में की गई है कि संकटकालीन परिस्थितियों के कारण देश का संघात्मक व्यवस्था का अंत हो जाता है, राज्यों के वित्तीय अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाते हैं, संकट काल के दौरान ही नागरिकों के मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये सारी और संकटकालीन प्रावधानों का प्रयोग विरोधी दलों की सरकारों का दमन करने के लिए या विरोधी दलों का दमन करने के लिए भी किए जा सकते हैं। जैसे 1975 के राष्ट्रीय आपात के दौरान की घटना ने ये साबित किया कि संकटकालीन प्रावधानों का एक लंबे व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। अब इन सब आलोचनाओं का पीछे जो निहितार्थ है वह ये है कि संकटकालीन परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान जिन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित है, उन मूल्यों और आदर्शों को क्षति पहुंचती है और संकटकालीन परिस्थितियां कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती हैं और व्यवस्था के के प्रति पूर्णतः अनुत्तरदायी बना देती हैं। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के अर्थहीन हो जाने के कारण मौलिक संकटकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की मूल अधिकार भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके संदर्भ में संकटकालीन परिस्थितियों की आलोचना की जाती है। अब हमें इस बात को समझना होगा कि इस संकटकालीन परिस्थितियों की वास्तविक प्रासंगिकता क्या है। एक तो वह प्रासंगिकता है जो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही इस कथन से करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने संविधान सभा का में भाषण दिया और ये बात कही ड्राफ्ट संविधान प्रस्तुत करते समय कि संविधान भले कितना अच्छा बना दिया जाए, जब तक उस संविधान को लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं होंगे और मूल्य और आदर्शों के प्रतिबद्ध नहीं होंगे जो संविधान में लिखी गई हैं, तब तक कोई भी संविधान सफल रूप में कार्य नहीं कर सकता। यानी संविधान सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, सिर्फ इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा संविधान बहुत अच्छे विधिवेत्ताओं, बहुत अच्छे लोगों से मिलकर बना दें। ये संविधान की जिम्मेदारी हर पीढ़ी, हर युग में उन लोगों पर होती है जो उस संविधान को लागू करवाते हैं। तो इस रूप में अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं है संविधान मूल्यों और आदर्शों के प्रति, तो संविधान के आपात ही उपबंध नहीं बल्कि कोई से भी उपबंध कभी भी दुरुपयोग किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि अगर आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की जाती है तो आपातकाल आपको एक सुविधा मुहैया कराते हैं कार्यपालिका को कि जब संकट की परिस्थिति आए तो कार्यपालिका की शक्तियाँ ज़्यादा हों और वे ताकि व्यापक और सक्षम रूप से वे राष्ट्रीय संकट का सामना कर सकें। इस दौरान अगर नागरिक मूल अधिकारों को भी थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि राज्य व्यक्ति की सुरक्षा से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा है। जिन उद्देश्यों के लिए संविधान स्थापित किया गया, अगर वे संविधान ही नहीं रहेगा
वे आपातकालीन प्रावधान आपातकाल के कारण वो संविधान ही खतरे में आ जाएगा तो पूरे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि इन संकटकालीन परिस्थितियों के पीछे जो सिद्धांत था कि राज्य की सुरक्षा पहले ज़रूरी है, नागरिकों की सुरक्षा बाद में है। तो इस रूप में हमें ये बात समझनी होगी कि एक संकटकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग ना हो, तो इसलिए अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों में 44वें संविधान संशोधन में काफ़ी सुधार किए गए और ये कहा गया कि आपातकाल तभी लागू होगा जब प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में परामर्श देगी, फिर इसका संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, हर 6 महीने में इसका अनुमोदन आवश्यक है। तो ये सारे प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, क्योंकि 1975 में जिस रूप में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ और जिस तरह आपातकालीन प्रावधानों का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया, ये तो एक प्रभावी और इसके विरोध में एक सक्षम कार्य योजना के रूप में 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया। तो और इसके बाद कभी भी राजनीतिक रूप से 352 का अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं हुआ 1975 के बाद। तो एक 44वां संविधान संशोधन एक पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन स्थापित करता है। और दूसरा है अनुच्छेद 356 के संदर्भ में, यद्यपि राष्ट्रीय आपात से जुड़ी हुई 352 से जुड़ी हुई कई दुरुपयोग की घटनाओं को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी 356 के तहत 356 के तहत केंद्र सरकारों को ये अधिकार मिलता रहा कि वे अपने मन मर्जी से राज्य सरकारों को भंग कर दें या उन्हें अस्थिर कर दें, और ये दुरुपयोग लंबे समय तक चलता रहा। आखिरकार 1994 में SR बॉम्बई बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभावी इस अनुच्छेद के उपयोग की सीमाएं निर्धारित की। अनुच्छेद 360 का वित्तीय आपातकाल का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो इस एकमात्र प्रावधान ऐसा है जो अभी तक कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। लेकिन अनुच्छेद 352 और 356 के संदर्भ में हम ये बात समझें कि 356 और 352 यद्यपि आपातकालीन प्रावधान हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना कभी भी बनी रह सकती है, तो इसी संदर्भ में हमें ये बात, और यद्यपि 1994 के SR मुंबई बाद और 1978 में किए गए 44वें संशोधन द्वारा इनमें प्रभावी नियंत्रण और प्रभावी सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, फिर भी भविष्य की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो लेकिन इस चीज़ को हम अगर अम्बेडकर के तर्क से ही जोड़ कर देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, कि संविधान को जब तक कार्य रूप देने वाले लोग संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो कोई भी संविधान सफल नहीं हो सकता। तो इसी संदर्भ में हर युग हर परिस्थिति के अनुसार संविधान के चलाने वाले व्यक्तियों पर ये दायित्व आता है कि वह ईमानदारी से उस संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करें और संविधान के उन मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखें जिनके लिए वे स्थापित किया गया। तो ये नागरिक अधिकारों के संदर्भ में भी मूल आपातकालीन परिस्थितियों की आलोचना की जाती है। तो हमें ये बात समझना हो गया कि राज्य की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तियों की सुरक्षा में। जब राज्य ही नहीं होगा तो व्यक्तियों की सुरक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो राज्य की सुरक्षा ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में अगर मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है तो ये प्रासंगिक होगा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में। तो इस रूप में हमें ये बात समझनी है कि आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख लगभग दुनिया के हर लिखित संविधान में किया गया है, और ये बात अपेक्षा की गई है कि कार्यपालिका ज़्यादा सक्षम रूप में उस संकट काल का सामना करे, परंतु दुरुपयोग की संभावना को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए संवैधानिक परंपराएं, अभिसमय, व्यक्तियों का चरित्र जो संविधान को लागू कर रहे हैं वह इस तरह का होना चाहिए कि वे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध हो, तभी जाके वास्तविक अर्थ में संविधान की रक्षा संभव है। वरना संविधान मात्र एक कागज़ का टुकड़ा या एक कागज़ का दस्तावेज बनकर
ना रह जाए, बल्कि एक जीवंत संविधान बने जो लोगों की दशाओं में सुधार और जीवन स्तर में सुधार करे और उन्हें सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करे अपने नागरिकों को। तो इस रूप में संविधान एक जीवंत दस्तावेज बन जाता है। यही वजह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को सिर्फ एक कागज़ के एक किताब ही नहीं, कानून की एक किताब ही नहीं, बल्कि एक जीवन दस्तावेज बनाने का प्रयास किया गया। और आपातकालीन प्रावधानों के द्वारा उस संविधान ने उस राज्य की सुरक्षा का दायित्व कार्यपालिका पर सौंपा, जिस पर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व है।